गुड मॉर्निंग क्लास। आज जो हम पढ़ रहे हैं वो है धातुओं की प्राप्ति। मतलब क्या है, हम यहाँ पर क्या पढ़ने वाले हैं। जो हमारे अयस्क होते हैं ना, खनिज होते हैं, अयस्क होते हैं, तो सबसे पहले हम इनके बारे में पढ़ेंगे। अब अयस्क से हम धातु कैसे प्राप्त करते हैं उसे बोल रहे हैं धातुओं की प्राप्ति एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। क्या बोल रहे हैं हम इसको, धातुओं की प्राप्ति को क्या बोल रहे हैं हम, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। तो ये धातु हमें कहाँ से मिलती है, कहाँ से हमें उन्हें प्राप्त करना होता है, इसके लिए आपको दो चीज़ें समझनी पड़ेंगी। एक होता है खनिज और एक होता है अयस्क। खनिज को हम बोलते हैं मिनरल, अयस्क को बोलते हैं हम ओर। इतनी बात समझ में आ गई। अब सबसे पहले आप ये समझो कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। धातु दोनों में मौजूद है, लेकिन खनिज के अंदर और अयस्क के अंदर अंतर क्या है। अब अंतर ये आप समझिए, हमारी धरती में कहीं भी किसी भी मात्रा में मेटल आपको मिल गई, मतलब ऐसा है कि अगर वो यौगिक मिले तो भी ठीक, अगर वो फ्री मिले तो भी ठीक, अगर वो मिट्टी में सनी हुई है, उसके अंदर कंकड़ पत्थर मिक्स है तो भी ठीक, कुछ भी है वो अयस्क है। ये बात समझ में आ गई। इसका मतलब वो क्या है, मिनरल। कि मेटल इज़ फाउंड इन एनी फॉर्म इन द अर्थ क्रस्ट, तो वो क्या होती है, मिनरल होती है। हमारी पृथ्वी की जो परत होती है उनमें जो मिट्टी होती है उसमें धातु जो होती है मिलती हैं, तो वो क्या है, किसी भी अवस्था में हमें मिल जाए उनको हम मिनरल बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद उन मिनरल से, उन खनिजों से, सारों से नहीं, उनमें जिनमें मात्रा धातु की अधिक होती है, परसेंटेज ज़्यादा होता है, तो अगर हम उसमें से धातु प्राप्त करें और हमें फ़ायदा हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम अयस्क बोलते हैं। अब समझो इस बात को, जो हमारी पृथ्वी में प्राकृतिक रूप से किसी भी उसमें पाए जाएं तत्व या यौगिक या धातु किसी भी टाइप में पाई जाए, तो क्योंकि हम इसमें धातु स्टडी कर रहे हैं तो हम धातु ही बोल देते हैं कि हमें जो ज़मीन में किसी भी मात्रा में किसी भी अवस्था में हमें धातु मिल जाए तो वो खनिज कहलाता है, वो मिनरल कहलाता है। लेकिन खनिजों में अगर धातु की मात्रा ज़्यादा हो जाए, जिसकी वजह से जो उससे हम धातु प्राप्त करेंगे तो हमें फ़ायदा हो, तो उसे हम, उस खनिज को हम क्या कहेंगे, अयस्क कहेंगे। ये बात समझ में आई। तो खनिज में क्या होता है, कम मात्रा भी हो सकती है धातु की, ज़्यादा मात्रा भी हो सकती है। ठीक है। लेकिन अयस्क में हमेशा ही ज़्यादा मात्रा होती है। आप इसको इस तरीके से समझ लो, फॉर एग्ज़ाम्पल तुम्हारी ये क्लास है, ठीक है, इस क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है, तुम अपने आप को धातु समझो, तो तुम चाहे कैसे भी हो, किसी भी टाइप को, हमारे लिए तुम सारी धातुएं हो, तो तुम सारे के सारे क्या हो, सारे के सारे खनिज, क्योंकि तुम्हारे अंदर मौजूद क्या है, धातु है। किसी भी अवस्था में, चाहे वो कम है ज़्यादा है, लेकिन धातु मौजूद है, तो तुम सारे के सारे हमारी नज़र में खनिज हो। ठीक है। लेकिन कुछ के अंदर मात्रा बहुत ज़्यादा है, तो अगर हम मेहनत करें तो हमें जो वो धातु मिलती है वहाँ से, उससे हमें फ़ायदा हो। ठीक है ना। जैसे तुम ये समझ लो, तुम्हारी क्लास में टॉपर कितने होते हैं, 1-2 बच्चे ही होते हैं ना टॉपर, बाकी तो एवरेज क्लास होती है। तो इसका मतलब जो वो टॉपर हैं वो क्या हैं, वो अयस्क है। बात समझ में आ गई। आपके स्कूल का नाम जो होगा वो कि भाई फलाना ने इतने में फर्स्ट आया, फलाना सेकंड में आया, ठीक है, या कोई स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा है, तो वो भी एक तरीके से क्या है, स्कूल को बेनिफिट हो रहा है कि हाँ भाई ये बच्चा इसमें निकल गया, ये बच्चा इसमें निकल गया। तो ये तरीके के क्या हो गया, ये सिर्फ समझाने के लिए, ठीक है ना। तो खनिज तो कोई, तुम सारे खनिज हो, लेकिन उसमें से अयस्क कौन है जिसको हम चुनेंगे धातु बनाने के लिए, वो कुछ बच्चे होंगे। तो वो कुछ बच्चे भी खनिज ही हैं। अगर तुम ये कहोगे क्या वो बच्चे खनिज नहीं हैं, या तुम ये समझ लो कि जैसे मान लो हमारे पास 3 आइटम है, मान लो मैं आपको उदाहरण देती हूँ एक, ठीक है। एक बच्चा एक पत्थर मिला उसको ठीक है, उस पत्थर को, वो चमकीला पत्थर मिला उसको, उसने घर पे जाके दिखाया, तो उसके फादर को ये लगा कि इसमें बहुत कीमती धातु होगी, मे भी सोना मान लिया उन्होंने, और वो एक ऐसी जगह पे गया जहाँ पे धातु निकाल के दे देते थे, ठीक है। लेकिन उसमें खर्चा लगता है कितना, 10,000 का। तो इस धातु से, मतलब ए खनिज से, ए मिनरल से यहाँ पर एक धातु मिली, ठीक है ना।
कोई भी मिली हमें उससे कोई मतलब नहीं, हमें जो मिली जब इसको सोल्व किया गया, इसको सोल्व किया गया मतलब बेचा गया इसको, तो हमें 30,000 रुपये मिले। तो आप मुझे बताओ उसे फ़ायदा हुआ कि नुकसान? फ़ायदा हुआ, क्योंकि 30,000 उसको मिले, उसमें से 10,000 अगर वो निकालते तो नेट प्रॉफिट कितने का हुआ? 20,000 का प्रॉफिट हो गया। ये बात समझ में आ गई आपको कि इस चीज़ में से, इस खनिज में से जब धातु उसे मिली तो उसे फ़ायदा हुआ। तो यहाँ पर इस खनिज को खनिज तो बोलेंगे ही, साथ में ये क्या है, एक अयस्क है, ओर है। मिनरल तो है ही ये, किसमें धातु मौजूद थी, लेकिन क्योंकि इससे फ़ायदा हुआ तो ये ओर है। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम दूसरे बात। एक बच्चे को फिर से उसी बच्चे को दूसरा पत्थर मिला, वो भी चमक रहा था। वो अपने फादर के पास जाता है, उसका फादर फिर लेके जाता है उस जगह पे। उनका खर्चा तो फिक्स है, 10,000 मांगेंगे चाहे कुछ हो। 10,000 दिया, उसके बाद उनको फिर वो कोई मेटल मिली वहाँ से। जब उस मेटल को उन्होंने बाज़ार में बेचा तो 5,000 की बेची वो। अब बताओ क्या हुआ, 5,000 का उसको मिले रुपए, उसमें से 10,000 उसका खर्चा निकाल दिया तो उसको माइनस चला गया ना 5,000। इसका मतलब उसको क्या हो गया, उसको नुकसान हो गया। तो इसका मतलब पहली वाली खनिज और अयस्क दोनों थी, लेकिन दूसरी वाली अयस्क नहीं है। ये वाली सिर्फ क्या है, ये खनिज है, इसमें धातु तो है लेकिन इतनी नहीं है कि उसमें से हम निकालें और हमें फ़ायदा हो। तो इसका मतलब समझ में आ गया। अयस्कों को हम चुनते हैं धातु प्राप्त करने के लिए, क्योंकि उनके अंदर धातु की परसेंटेज ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है खनिज में और अयस्क में। अब धातुओं का निष्कर्षण, ठीक है, धातु का निष्कर्षण हम स्टडी कर रहे हैं, मेटलर्जी हम स्टडी कर रहे हैं। मेटलर्जी क्या होती है बेटा, कि वो प्रक्रिया, वो सारी प्रक्रियाएं जिसकी वजह से हमें एक शुद्ध धातु प्राप्त होती है, किससे, अयस्क से। तो उसके लिए सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा, जो मैंने आपको सक्रियता श्रेणी करवाई थी, याद है कि नहीं याद है? चलो नहीं याद है तो दोबारा बोल देती हूँ। ये है पढ़ना, पी से याद रख लो कि पढ़ना, साइंस, मैथ, और फिर बोला था जिल, और हाई कोर्ट का मैसेज याद चुका है ना आपके पास। तो पढ़ना से था पोटेशियम, एस से सोडियम, सी से कैल्शियम, एम से मैग्नीशियम, ए से एल्युमिनियम, जेड से जिंक, आई से आयरन, एल से लेड, और नीचे था मैसेज तो मरकरी। हाई कोर्ट भी रह गया ना अभी, तो रुको ऊपर नीचे देख लेते हैं हम। तो हाइड्रोजन तो हमने छोड़ दिया क्योंकि वो धातु नहीं है। हाई कोर्ट का मैसेज के लिए मरकरी भी छोड़ दिया उन्होंने। सिल्वर और गोल्ड इन्होंने सारे नहीं लिखे हैं, 2-3 छोड़ रखे हैं। तो यहाँ पर जो ये दिखाना चाह रहा है, वो आपको क्या दिखाना चाह रहा है कि इस सक्रियता श्रेणी में जो सबसे ऊपर की साइड हैं, जो ज़्यादा सक्रिय धातु होते हैं बेटा, उनको हम विद्युत अपघटन करते हैं। उनका विद्युत अपघटन मतलब इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, जो दूसरी धातुएं होती हैं जो कम सक्रिय होती हैं, उनको हम दूसरी विधि से करते हैं, अभी सारी बताएंगे आपको। उसके अंदर हम क्या करते हैं, उनको ऑक्साइड से पहले उनका ऑक्साइड बनाते हैं। जो भी अयस्क होगा, जो भी यौगिक बना होगा उनका, उसको पहले उस यौगिक को अयस्क जो होगा उसको हम ऑक्साइड में बदलेंगे। उसके बाद हम कार्बन से अपचयन करवा देंगे। ठीक है, और जो होती है ना सिल्वर और गोल्ड, ये तो इतनी असक्रिय धातु होती है कि ये कोई यौगिक निर्माण ही नहीं करती। तो इनको तो बस साफ़ ही करना होता है, वो सफाई करने, रिफाइनिंग करते हैं वो हम।